अस्सलाम स्टूडेंट्स। 9.3 की थ्योरी और एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बेसिक जो थोड़ा सा थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली डिफरेंस है फिजिबल सॉल्यूशन और ऑप्टिमम सॉल्यूशन में। हमने 9.2 की जो पिछली एग्जाम्पल्स की हैं उसमें फिजिबल सॉल्यूशन तो हमने देखा है, जिसमें जो भी हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स होती थी उसमें हम फिजिबल सॉल्यूशन वो होता था जिसमें गिवन कंस्ट्रेंट्स जो होते थे वो सेटिस्फाई करते थे। वो हमने पिछली एग्जांपल्स में, अपनी 9.2 के एग्जांपल्स में हमने देखा है। लेकिन फिजिबल सॉल्यूशन की तो एक बहुत बड़ी रेंज होती है। तो उस रेंज में कितने पॉइंट्स हम पिक करें कि हमारा आंसर ऑप्टिमम आए, वो हम इस एक्सरसाइज में सीखने की कोशिश करेंगे। वो जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन का। यानी कि अगर फंक्शन दिया गया है मैक्सिमाइज करने के लिए, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। तो अगर मैं कहूँ कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमाइज करना है, अगर हम कोई भी बिजनेस रन करते हैं या कोई भी इंटरप्राइज रन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसका एक ही मकसद होता है। उसका मकसद क्या होता है कि प्रॉफिट जो है उसका मैक्सिमाइज हो, और जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो मिनिमाइज हो। तो बेसिकली यही इस चीज़ में हम एक्सरसाइज में कवर करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास ऑप्टिमम फंक्शन है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो प्रॉफिट अगर होगा तो मैक्सिमाइज करना होगा, अगर कॉस्ट इनकर हो रही होगी तो मिनिमाइज करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से क्या मुराद है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मुराद ये है जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं। जैसे कि एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अ फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन में तो होगा, ऑब्वियस है, लेकिन फिजिबल सॉल्यूशन तो बहुत बड़ी रेंज देता है। जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल्स में प्लॉट किए हैं शेडेड रीजन्स, वो तो एक बहुत बड़ी रेंज होती है। तो उसमें से हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना होता है कि मैक्सिमम, अगर प्रॉब्लम मैक्सिमम का दिया गया है तो लार्जेस्ट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा हमारे पास, और अगर स्मॉलेस्ट का ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना है तो मिनिमम प्रॉब्लम आना चाहिए। अब इसे हम थोड़ा सा मैथमेटिकली करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा अच्छा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने के स्टेप्स हमारे पास गिवन है, जिसमें से 3-4 स्टेप्स जो हैं वो वही हैं जो पुराने स्टेप्स हैं। एक एक करके हम देखते हैं। इस्टेब्लिश द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अच्छा, अब अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो हर दफ़ा तो हमें वो मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं मिलेगी, और ना ही जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म में मिलेंगे। तो पहला स्टेप ये होता है, जो भी आपको प्रॉब्लम गिवन है उसे आप मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 9.2 की कुछ एग्जांपल्स में मैथमेटिकल फॉर्म डायरेक्ट गिवन है, और कुछ आगे की एग्जांपल्स में 9.3 की एग्जांपल्स में कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिसमें मैथमेटिकल जो फॉर्मुलेशन है वो हमें बनानी पड़ती है। तो ये हमें सवाल देख के पता चलेगा कि हमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन गिवन है या बनानी पड़ेगी। स्टेप टू। स्टेप टू, कंस्ट्रक्ट द ग्राफ। ये तो हमें आसान तरीन चीज लगती है। क्या करते हैं? हम एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं, वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं, प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। तीसरा स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन। आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन हम कैसे करते थे? ओरिजिन पुट करते थे। ओरिजिन अगर सेटिस्फाई करता था तो फिजिबल रीजन ओरिजिन की साइड बनता था, अगर नहीं करता था ऑपोजिट टू द ओरिजिन बनता था। ये हमें मालूम है। अब जो एक्सरसाइज स्टार्ट है 9.3, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पॉइंट स्टेप नंबर 4 से शुरू है। लोकेट द सॉल्यूशन पॉइंट्स, ये हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे। उसके बाद इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हम देखेंगे। सेलेक्ट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ये हम देखेंगे। और वेरीफाई द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ये हम देखेंगे। यानी स्टेप नंबर 4, 5, 6 और 7 जो है वो हमारा 9.3 की एक्सरसाइज में कवर हो रहा होगा। अच्छा, ये स्टेप्स अब जल्दी से मैं एक सवाल कराता हूँ, तो ये स्टेप आप देखेंगे कि कितने आसानी से हमें समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है, फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई है, ये इसे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करके दी है, क्योंकि अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल होती तो हमारे पास बट प्रॉब्लम गिवन होती जिससे हमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करनी पड़ती। फिलहाल हमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन गिवन है, तो सवाल को थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं। फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है हमारे पास। ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है हमारे पास, हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। अब स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैक्सिमाइज से क्या मुराद है, मिनिमाइज से क्या मुराद है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इस वीडियो में प्रोसीड करेंगे हम ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, स्टेप नंबर 1 क्या कहा था उसने? स्टेब्लिश द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यानी कि कह रहा है कि मैथमेटिकल इक्वेशन में अपनी जो आपके पास प्रॉब्लम गिवन है उसे कन्वर्ट कर लो। तो अभी तो गिवन ही मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में, द प्रॉब्लम इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, तो हम इसमें सिर्फ ये लिख देते हैं, द प्रॉब्लम इज ऑलरेडी इन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन गिवन है। स्टेप नंबर 2 क्या था? कंस्ट्रक्ट द ग्राफ।
कंस्ट्रक्ट द ग्राफ कर देना है ग्राफ, लेकिन ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें क्या करना होता था, जितनी भी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं उन्हें ऐसा इक्वेशन ट्रीट करना होता। तो कंस्ट्रेंट नंबर वन क्या है हमारे पास, कंस्ट्रेंट नंबर वन है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6, ये 1 है हमारे पास, ये 2 है हमारे पास, और इसी तरह ये 3 है हमारे पास। ये जो कंस्ट्रेंट है ये अमूमन गिवन होता है। इस कंस्ट्रेंट का मतलब आपको मालूम है कि एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो ये बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट डिफाइन करता है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने कंस्ट्रेंट नंबर वन की तरफ। वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू 6। एक्स इज इक्वल टू 6 जैसे ही मैं प्लॉट करूंगा, एक्स इज इक्वल टू 6 का मतलब क्या है, यानी एक्स हमारे पास कांस्टेंट है थ्रू आउट द लाइन, यहाँ पर भी एक्स 6 है। अच्छा, अगर मैं पॉइंट ऊपर प्लॉट करने की कोशिश करूँ, ये पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट ले लूँ, हमने ये बात की थी कि अगर एक्स कांस्टेंट है, एक्स अगर कांस्टेंट है तो जो लाइन बनेगी, ये हमने पिछली एग्जाम्पल में कवर की थी, लाइन विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर एक्स कांस्टेंट है तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगी। क्यों? क्योंकि आप इस पूरी लाइन पे कोई भी पॉइंट लें, जो एक्स की वैल्यू है वो 6 ही रहेगी। जैसे कि अगर मैं ये पॉइंट लूँ, एक्स की वैल्यू 6 है, हाइट बढ़ गई है, हाइट 2 हो गई है, सॉरी ये 4 हो गई है, यहाँ पे 6 और 8 हो गई है, यहाँ पे अगर मैं लेता तो 6 और 10 हो गई है, यहाँ पे अगर मैं लूंगा तो 6 और 14 हो गई है। तो इस लाइन पे थ्रू आउट जो एक्स की वैल्यू है वो 6 रहेगी, तो ये लाइन बनेगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये हमने एक लाइन प्लॉट कर ली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता था, अब हमें देखना है कि फिजिबल रीजन क्या है। फिजिबल रीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिबल रीजन के लिए हमें पुट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0,0 इन इनइक्वालिटी। ये हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। इनइक्वालिटी हम देख लेते हैं क्या है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6, इनइक्वालिटी है मेरे पास एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6, अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 6 होता है? बिल्कुल होता है। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी, ये इनइक्वालिटी हमारे पास ट्रू एंड सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या है, जैसे ये ट्रू एंड सेटिस्फाइड हुआ तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिन जो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ओरिजिन इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। जो ओरिजिन जो है वो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन स्पेस है। अगर मैं रीजन को शेड करूं तो क्या बनेगा मेरे पास, तो इस लाइन के लेफ्ट साइड पे बनेगा रीजन। इस लाइन के लेफ्ट साइड पे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, लेकिन हमें मालूम है अपनी प्रेयर इन्फॉर्मेशन से कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रीजन है वही शेड होगा इसमें, क्योंकि एक्स और वाई जो पॉजिटिव है वो हमारे पास फर्स्ट रीजन में ही होता है। अच्छा, यही काम अब हम सेकंड इनइक्वालिटी के लिए करेंगे। सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 19। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 19। इसे सबसे पहले ऐसा इक्वेशन कंसीडर करूंगा मैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19। एक्स इंटरसेप्ट के लिए काम करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट मेरे पास क्या है, एक्स इंटरसेप्ट होता है जहां y 0 हो। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट वो होता है जहां x 0 हो। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँ इस इक्वेशन में, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x इज इक्वल टू 19, और x मेरे पास बन जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 2, जो कि मेरे पास आंसर आएगा 9.5। ये मेरे पास बन जाएगा 9.5, ठीक है। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, यही काम अगर मैं इसके साथ करूँ, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँ तो मेरे पास बन जाएगा 3y इज इक्वल टू 19, y इज इक्वल टू 6.33। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप सिंपल कैलकुलेटर से कर सकते हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है इसके। तो मेरे पास दो ऑर्डर पेयर बन जाएंगे यहाँ पे, मेरे पास दो ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। स्पेस थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं इसमें। ऑर्डर पेयर अगर ए कहूँ मैं, एक्स की वैल्यू है 9.5, कब आई है, जब वाई की वैल्यू 0 पुट की थी। ऑर्डर पेयर बी क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 6.33। इन्हें हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें याद रहे ये पॉइंट्स। फिर क्या करते हैं, ये पॉइंट्स हमें प्लॉट करने पड़ेंगे, 9.5, 0 और 0,6.33। तो 9.5, 0 और 6.0, 6.33। अगला स्टेप क्या होता था, ओरिजिन पुट करना होता था हमें इनइक्वालिटी में।
कर देते हैं हम ओरिजिन पुट x, y इज इक्वल टू 0, 0 इन इनइक्वालिटी, नॉट इन इक्वेशन। इनइक्वालिटी मेरे पास क्या थी? इनइक्वालिटी मेरे पास 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 19। 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 19। ये भी जीरो बन जाएगा मेरे पास, ये भी जीरो बन जाएगा मेरे पास। जीरो इज लेस देन इक्वल टू 19। क्या जीरो इज लेस देन इक्वल टू 19 होता है? बिल्कुल होता है। तो ये जो है हमारे पास ट्रू एंड सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रीजन इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। रीजन जो है वो सॉल्यूशन स्पेस का पार्ट है। अगर मैं इसका फिजिबल रीजन प्लॉट करूं तो क्या बनेगा? रीजन अगर सॉल्यूशन स्पेस का पार्ट है तो इस लाइन के लेफ्ट साइड पे हमारा शेडेड रीजन बनेगा। तो इस लाइन के लेफ्ट साइड पे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ रहा है हमारे पास, ये सेकंड क्वाड्रेंट भी आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट भी आ रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट भी आ रहा है। लेकिन एक कंस्ट्रेंट हमें गिवन है जिसमें कह रहा है कि तमाम जो शेडेड रीजन होगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो हमारा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें हाईलाइट होगा, जिसका मतलब है कि ये जो रीजन है हमारा, सिर्फ ये रीजन हमारा हाईलाइट होगा। तो यही काम हमें थर्ड कंस्ट्रेंट के साथ करना पड़ेगा। थर्ड कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। थर्ड कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या है भाई? x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8। एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8। क्या करना पड़ेगा हमें? इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। एक्स इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा, वाई इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? जिसमें वाई जीरो हो। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? जिसमें एक्स जीरो हो। अगर मैं इस इक्वेशन में वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दूं और इसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दूं, तो मेरा आंसर क्या बनेगा? एक्स इज इक्वल टू 8 और यहाँ बन जाएगा वाई इज इक्वल टू 8। ये दोनों मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें इसी का ऑर्डर पेयर बनाना पड़ेगा। ऑर्डर पेयर बना लेते हैं हम। अगर मैं कहूँ ए जो है हमारे पास, एक्स की वैल्यू 8 है, कब है? जब वाई की वैल्यू जीरो पुट की थी मैंने। बी बनेगा, एक्स की वैल्यू जीरो पुट की तो वाई की वैल्यू 8 आई मेरे पास। इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारे पास स्पेस थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं इसके नीचे। अब हमें क्या करना होगा? ये पॉइंट्स प्लॉट करने होंगे, 8, 0 और 0, 8। तो हमने ये पॉइंट्स पहले ही प्लॉट कर लिए, 8, 0 एंड 0, 8। अगला स्टेप हमें मालूम है, फिजिबल रीजन मालूम करना है। फिजिबल रीजन के लिए क्या होगा? पुट 0, 0 पुट x, y इज इक्वल टू 0, 0 इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में हमें 0, 0 पुट करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी मेरे पास क्या है? एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8। तो ये बन जाएगा 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 8 होता है? बिल्कुल होता है। तो ये जो बन जाएगा हमारे पास ट्रू एंड सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ ट्रू एंड सेटिस्फाइड का? रीजन इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। जब मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, ओरिजिन इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन स्पेस का मतलब ये है कि जो हमारा फिजिबल रीजन बनेगा वो इस लाइन से लेफ्ट साइड पे बनेगा। इस लाइन पे लेफ्ट साइड पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कंस्ट्रेंट हमारे पास गिवन है, एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन जीरो हैं। तो हमारे पास सिर्फ जो शेडेड रीजन बनेगा वो बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो शेडेड रीजन अगर हम प्लॉट करें तो वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ ये। अगर हम तीनों इनइक्वालिटीज की शेडेड रीजन की बात करें तो तीनों इनइक्वालिटीज का शेडेड रीजन जो है वो लेफ्ट साइड पे है, यानी ओरिजिन की सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन, ये तीसरा स्टेप है इसका। फिजिबल रीजन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब जो हमारे पास रीजन्स बन रहे हैं वो हम पहले एक एक करके देखते हैं और देखते हैं क्या वो कलर होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, मैं इस रीजन की बात करूं, ये रीजन जो है वो ग्रीन को सेटिस्फाई कर रहा है, पर्पल को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ब्लू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये रीजन वैलिड नहीं है। इस रीजन की बात करूं तो ये ग्रीन को सेटिस्फाई कर रहा है, ब्लू को सेटिस्फाई, सॉरी, ग्रीन और ब्लू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और पर्पल को सेटिस्फाई कर रहा है। ये रीजन भी नहीं बनेगा। इस रीजन की बात करूं तो ये रीजन तो किसी भी लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इस रीजन की बात करूं तो ये ब्लू को सेटिस्फाई कर रहा है,
लेकिन ग्रीन और पर्पल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इस रीजन की बात करूं तो ये ग्रीन और ब्लू को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन पर्पल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो ये रीजन ब्लू के भी लेफ्ट साइड पे ब्लू को सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रीन के भी लेफ्ट साइड पे ग्रीन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और पर्पल की भी लेफ्ट साइड पे पर्पल को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा शेडेड रीजन जो बनेगा वो बनेगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना शेडेड रीजन। शेडेड रीजन हम अपना, ये हमारा बनेगा शेडेड रीजन। स्टेप 3 हमारे पास था आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन। हमने फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई कर लिया जो तमाम ही इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा। स्टेप नंबर 4 पे आते हैं, ये हमारा पुराना था। स्टेप नंबर 4 से अब हमारा 9.3 स्टार्ट है। स्टेप नंबर 3 तक हमारे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे वो पुराने यूज हो रहे थे। स्टेप नंबर 4 कह रहा है लोकेट द सॉल्यूशन पॉइंट। सॉल्यूशन पॉइंट्स वो होते हैं जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हैं। सॉल्यूशन पॉइंट्स क्या हैं? फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स। एक पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये बन रहा है हमारे पास, एक पॉइंट ये बन रहा है हमारे पास, और एक पॉइंट ये बन रहा है हमारे पास। तो टोटल 1 2 3 4 5। जब हम ये ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट आराम से हमारे पास आ जाएंगे। तो हमने ये बन जाएगा हमारे पास एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। यानी कि जो हमारा शेडेड रीजन था, फिजिबल रीजन था, वो था, और इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हमारे सॉल्यूशन पॉइंट्स होते हैं। तो स्टेप नंबर 4 में सिर्फ यही था लोकेट द सॉल्यूशन पॉइंट, जो कि हमने कर दी है। जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे फिजिबल रीजन के, 0 0 6 0 6 2 5 3 और 0,6.33, ये हमारे हो गए थे लोकेट द सॉल्यूशन पॉइंट, जो कि हमने कर दिए। अच्छा, स्टेप नंबर 5 ये सबसे अहम है जो हमारे सवाल का फैसला करेगा। स्टेप नंबर 5 कह रहा है इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होता है? जितने भी सॉल्यूशन पॉइंट्स हैं उन्हें आप, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था जिससे आपने मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। इस सवाल में हमारे पास क्या था? मैक्सिमाइज करना था। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि हमारे पास यहाँ पे फिलहाल मैक्सिमाइज है। जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं, सॉल्यूशन पॉइंट्स हैं 5 जो हमने यहाँ देखे हैं, 0,0 6,0 6,2 5,3 और 0,6.33। ये तमाम पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम पुट कर देंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? 5x + 7y। अगर मैं 0,0 5x + 7y में पुट करूँ तो 5 × 0 + 7 × 0, ये बन जाएगा टोटल हमारे पास 0। 0 + 0 = 0। ठीक है। अगर मैं अगला पॉइंट पुट करूँ 5, अच्छा पहले मैं तमाम पॉइंट्स पुट कर लेता हूँ फिर इसे सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 5 × 5 + 2 × 3, ये बन जाएगा 5 × 0 + 2 × 6 पॉइंट। अब हम इसका सिंपल सोल्यूशन करते हैं जो वो कह रहा है। अब ये कह रहा है 6 × 5 + 7 × 0, 6 5 हमारे पास होगा 30, 30 + 0 = 30। इसका आंसर आ रहा है 30। अगला कह रहा है 6 × 5 + 7 × 2, तो ये बन जाएगा 30 + 30 प्लस, हाँ ये गलती हो गई है इसमें, यहाँ 7 है। 7 7 7। इन चीज़ों का बस ख्याल रखना है आपने। ये बन जाएगा 30 + 7 × 2 = 14। 30 + 14 हमारे पास बन जाएगा 44। 5 5 ज़ा 25, 7 3 ज़ा 21, ये हमारे पास बन जाएगा 46। 5 × 0 + 7 × 6.33, ये बन जाएगा 44.31। तो इसका आंसर भी आ जाएगा 44.31। अच्छा, इस सवाल में हमें क्या कह रहा है? कह रहा था मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सवाल में कह रहा है मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी अब हमने जब कॉर्नर पॉइंट्स और सॉल्यूशन पॉइंट्स पुट किए हैं, जब हमने कॉर्नर पॉइंट्स और सॉल्यूशन पॉइंट्स पुट किए हैं, तो जो हमारा फंक्शन की जो वैल्यूज आई हैं उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकालनी है हमें, क्योंकि मैक्सिमाइज का कह रहा है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आ रही है 0, यहाँ आ रही है 30, 44, 46 और 44.31। अगर आप इनका कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ की आ रही है? सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 46। ये जो आ रही है ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर वो कहता मिनिमम वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस सवाल में कहा नहीं है, लेकिन आपकी मैं इन्फॉर्मेशन के लिए निकाल रहा हूँ। मिनिमम वैल्यू आएगी हमारे पास इस पॉइंट पे, लेकिन ये हमें कहा नहीं है उसने फिलहाल। तो
लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर मैक्सिमम वैल्यू है 46, मिनिमम वैल्यू है 0,0। ठीक है, ये आपने मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकाल दी। अब कह रहा है सेट द ऑप्टिमम सोल्यूशन। ऑप्टिमम सोल्यूशन जो आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाली है वो हम ऑप्टिमम सोल्यूशन में इसको लिख देते हैं। फ्रॉम द अबव टेबल एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 46, इसको हम वर्डिंग में लिख देते हैं। फ्रॉम द अबव टेबल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 46। 46 आई है, और कब आई है? एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे आई है हमारे पास? 5,3। एट द पॉइंट 5,3। तो एफ मैक्स हमारे पास क्या आ रहा है? एफ मैक्स आ रहा है 46। कब आ रहा है? जब एक्स की वैल्यू है हमारे पास 5 एंड वाई की वैल्यू है हमारे पास 3। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई, अब क्या ये सही आई है या गलत आई है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 7 जो है वो यही है, वेरीफाई द ऑप्टिमम सोल्यूशन। ऑप्टिमम सोल्यूशन अगर मुझे वेरीफाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मेरे पास ऑप्टिमम सोल्यूशन के कोऑर्डिनेट्स आए वो मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कंस्ट्रेंट, सेकंड और थर्ड कंस्ट्रेंट में अगर पुट कर दूं, और अगर वो ट्रू है, सेटिस्फाई करते हैं, तो मैं कहूंगा कि जो मेरा ऑप्टिमम वैल्यू आई है वो सही आई है। कंस्ट्रेंट नंबर 1 क्या था मेरे पास? एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। अगर मैं इसमें पुट एक्स कमा वाई इज इक्वल टू 5,3, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 5 और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ 3 पुट कर दूँ, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? एक्स की वैल्यू है 5, 5 इज लेस देन 3, क्या, सॉरी 6, 5 इज लेस देन 6, क्या 5 लेस देन 6 है? 5 लेस देन 6 है, बिल्कुल है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ठीक है, पहली जो इनइक्वालिटी का कंस्ट्रेंट था उसे इसने सेटिस्फाई कर दिया। अब आते हैं दूसरी इनइक्वालिटी पे। दूसरी इनइक्वालिटी का जो कंस्ट्रेंट है हमारे पास वो क्या है? 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 19। वही करना पड़ेगा हमें, पुट x कॉमा वाई इज इक्वल टू 5,3। जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं 5 पुट कर दूँ, और जहाँ जहाँ y है वहाँ मैं 3 पुट कर दूँ। ये अगर लेस देन इक्वल टू 19 बनेगा तो वेरीफाई होगा। 5 टू द 10 प्लस 3 3 ज़ा 9, तो ये बन जाएगा 19 इज लेस देन इक्वल टू 19। क्या 19 इज लेस देन इक्वल टू 19 है? बिल्कुल है। लेस देन नहीं है, लेकिन इक्वल टू का भी साइन है इसमें, तो ये इनइक्वालिटी भी इसने सेटिस्फाई कर दी, विच इज ट्रू। सेकंड इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो गई हमारे पास। अब हम आते हैं थर्ड इनइक्वालिटी पे। थर्ड इनइक्वालिटी का कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या था? एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8। इस पे भी हमें वही काम करना पड़ेगा। पुट एक्स कमा वाई इज इक्वल टू 5,3। 5 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 8। 8 इज लेस देन इक्वल टू 8। क्या 8 लेस देन इक्वल टू 8 है? बिल्कुल है। दो इनइक्वालिटीज हैं इसमें, एक लेस देन की है, लेस देन की जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही, लेकिन इक्वल टू वाली जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो ये इनइक्वालिटी भी इसने सेटिस्फाई कर दी है। तो ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर सेटिस्फाइड बाय द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ये हम फाइनल इसमें ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर सेटिस्फाइड बाय द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास आया था उसने सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? द सॉल्यूशन इज, द सॉल्यूशन इज वेरीफाइड। अगर ये एक भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता तो हमारा सॉल्यूशन वेरीफाइड नहीं होता, क्योंकि इसने तमाम इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर दिया है। तो इसकी वजह से हमारा इक्वेशन की जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आया है 5,3 का, ये ऑप्टिमम है, यानी इससे मैक्सिमम कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती जो इन तमाम इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे। तो इस वीडियो को बार बार देखिए,
और कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं उसका इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा।